नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सब इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत परिचित है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। आज हम 12,000 ईसा पूर्व के एक महाकाव्य वाल्मीकि रामायण का एक विद्वत्तापूर्ण अध्ययन करेंगे। इसका मकसद इस प्राचीन पाठ में छिपी उन आश्चर्यजनक भौगोलिक और वैज्ञानिक वास्तविकताओं को उजागर करना है जो शायद हमसे छूट गई थीं। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एटलस है जो प्राचीन विश्व के रहस्यों को खोलता है। तो चलिए एक इतिहासकार और शोधकर्ता की तरह इसमें गहराई से उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इस प्राचीन पाठ का आखिर कितना हिस्सा जादुई यथार्थवाद या कल्पना है और कितना हिस्सा असल में रिकॉर्ड किया गया इतिहास और भूगोल है। सदियों से इस महाकाव्य को श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखा गया है ना? लेकिन जब एक इतिहासकार और वैज्ञानिक के चश्मे से इसका विश्लेषण किया जाता है तो जो तथ्य सामने आते हैं वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। मूल पाठ हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। अगर हम आज के कलात्मक चित्रणों और वाल्मीकि के मूल पाठ की तुलना करें तो एक गहरा विरोधाभास दिखाई देता है। बाईं ओर वो लोकप्रिय तस्वीरें हैं जो हम अक्सर देखते हैं, आसमान में उड़ते नायक, डरावने राक्षस और ढेर सारी जादुई शक्तियां। लेकिन दाईं ओर वाल्मीकि के पाठ की असल वास्तविकताएं हैं। वहां उड़ने के बजाय महासागर को तैरकर पार करने की बात की गई है, अलौकिक जीवों के बजाय वन जनजातियों का जिक्र है और जादू के बजाय सटीक समुद्री नेविगेशन का वर्णन है। मूल स्रोत में जो व्यवहारिक डेटा मौजूद है वो आपको हैरान कर देगा। तो आज के इस अध्ययन की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, प्राचीन विश्व का एटलस। दूसरा, गहरा समय और मौसम विज्ञान। तीसरा, प्राचीन समाजों को समझना। चौथा, वीरता का मनोविज्ञान। और आखिर में पांचवा, महासागर पार करने की बायोमैकेनिक्स। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन विश्व के एटलस, वानरटोही मार्गों का मानचित्रण। एक इतिहासकार के नजरिए से इन भौगोलिक विवरणों को देखना सच में दिमाग हिला देने वाला अनुभव है। जब सीता माता की खोज के लिए 4 अलग-अलग दिशाओं में वानरटोही दल भेजे गए थे तो उन मार्गों का जैसा सटीक वर्णन किया गया है वो आज के युग में भी बिल्कुल प्रासंगिक है। पूर्व दिशा में जाने वाले दल के लिए पाठ में यव द्वीप का उल्लेख है जो आज के इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। फिर शौण नदी का वर्णन है जिसका पानी लाल रंग का है और जो तेजी से बहती है। ये वियतनाम की आधुनिक रेड रिवर से हूबहू मेल खाती है। और इसके भी पूर्व में कुछ ऐसे द्वीपों का जिक्र है जहाँ के निवासी पीले रंग के हैं और कच्ची मछली खाते हैं। ये स्पष्ट रूप से आधुनिक जापान की ओर इशारा है। जरा सोचिए, ये सचमुच एक 14,000 साल पुराना विश्व एटलस है। दक्षिण की ओर जाने वाले दल को जिस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा वो ये संख्या थी, 100 योजन। हनुमान जी को लंका तक पहुंचने के लिए महासागर के पार 100 योजन की दूरी तय करनी थी। अगर आज के भूगोल में हम इस दूरी को मापते हैं तो ये रामेश्वरम के आगे धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका तक के आधुनिक समुद्री मार्ग से पूरी तरह से मैच करती है। तो ये कोई काल्पनिक भूमि नहीं थी, बल्कि एक सटीक भौतिक दूरी थी जिसे पार करना जरूरी था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, गहरा समय यानी डीप टाइम और मौसम विज्ञान। प्राचीन काल में वैज्ञानिक अवलोकन कैसे होते थे, आइए देखते हैं। रावण की लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने बाहरी प्रांगण में जो देखा वो उस समय के कालखंड को समझने के लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। वहाँ 2 और 3 दांतों वाले हाथियों के साथ साथ 4 दांतों वाले हाथियों का भी साफ साफ वर्णन किया गया है। अब आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि 4 दांतों वाले हाथी, जिन्हें गोम्फोथेरेस कहा जाता है, एक वास्तविक प्रजाति थे जो हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक मार्कर इस पाठ को हाल की सदियों का नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन काल, लगभग 12,000 ईसा पूर्व के आसपास का साबित करता है। भूगोल और इतिहास के बाद जरा मौसम विज्ञान के इन अवलोकनों पर गौर कीजिए। पाठ में वर्षा ऋतु का जो काव्यात्मक वर्णन है वो दरअसल आधुनिक जल चक्र का एक एकदम सटीक वैज्ञानिक अवलोकन है। पाठ कहता है कि आकाश सूर्य की किरणों की मदद से समुद्र का जल पीता है, उसे 9 महीने तक बादलों के गर्भ में सुरक्षित रखता है और फिर उस जीवनदायी वर्षा या रसायनम को वापस धरती पर लाता है। ये इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल की पूरी साइंटिफिक प्रोसेस का कितना सुंदर और सटीक दस्तावेजीकरण है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, प्राचीन समाजों को समझना, वानरों और राक्षसों का मानव विज्ञान।
अगर हम वानर शब्द का गहराई से विश्लेषण करें तो वाल्मीकि पाठ में उन्हें नर और पुरुष भी कहा गया है। वानर असल में वे मनुष्य थे जो वनवासी जीवन जीते थे। ये कोई अलग जैविक प्रजाति या बायोलॉजिकल मंकीज नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक विशिष्ट अनुष्ठानिक सांस्कृतिक पोशाक अपनाई हुई थी, जिसमें वे जानवरों के मुखौटे और पूंछ पहनते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज भी दुनिया भर की कई प्राचीन जनजातियां अपनी संस्कृति और रस्मों के हिस्से के रूप में जानवरों के पंख, सींग या पूंछ पहनती हैं। इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण तो स्वयं रावण के शब्दों में ही मिलता है। जब हनुमान जी पकड़े जाते हैं तो रावण अपने सैनिकों से कहता है, ये पूंछ जिसे वानर आभूषण के रूप में पहनते हैं। ध्यान दीजिए, रावण इसे स्पष्ट रूप से एक आभूषण या पहनने वाली वस्तु कह रहा है, न कि शरीर का कोई जैविक हिस्सा। और जब उस पूंछ में आग लगाई जाती है तो हनुमान जी को शारीरिक रूप से कोई दर्द नहीं होता, बल्कि उन्हें इस अपमान पर क्रोध आता है। राक्षसों के मामले में भी मिथक और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। बाईं ओर का मिथक उन्हें कई सिर वाले डरावने राक्षसों के रूप में दिखाता है, लेकिन दाईं ओर की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। वाल्मीकि जी के अनुसार जब रावण सो रहा था तो उसका एक सिर और 2 हाथ ही थे। राक्षस समाज की जड़ें भी पूरी तरह से वैदिक ही थीं। उनके घरों में वैदिक वेदियां थी और स्वास्तिक के चिन्ह मौजूद थे। लंका एक बेहद धनी और सुनियोजित शहरी केंद्र था। तो ये 2 अलग प्रजातियों का युद्ध नहीं था, बल्कि समान सांस्कृतिक जड़ों वाले लेकिन अलग नैतिक मूल्यों वाले समूहों का टकराव था। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, वीरता का मनोविज्ञान, हनुमान जी की आत्मछवि या सेल्फ इमेज में बदलाव। महासागर के तट पर जब सबको लग रहा था कि 100 योजन का ये समंदर पार करना असंभव है, तब हनुमान जी संकोच में चुपचाप एक कोने में बैठे थे। वे अपनी क्षमता भूल चुके थे। तब जाम्बवान ने उन्हें उनके अतीत और उनकी अपार शक्तियों की याद दिलाई। बस यही वो पल था जब एक झिझकता हुआ यात्री पूरी तरह से बदल गया और एक आत्मविश्वासी नायक बनकर उभरा। ये हमें दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और खुद पर विश्वास किसी के भी प्रदर्शन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हनुमान जी के आकार में बढ़ने के जिन दृश्यों को हम अक्सर सुनते हैं, उन्हें एक जादुई शारीरिक वृद्धि के बजाय आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के मनोवैज्ञानिक विस्तार के रूप में समझा जाना चाहिए। हमारी लोकप्रिय संस्कृति से एक जादुई चमत्कार मानती है, लेकिन मूल पाठ में जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास लौटा, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और अजेय लगने लगा। यह असल में उनकी आंतरिक शक्ति के भौतिक प्रदर्शन की एक बेहद शानदार काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी। और अंत में हमारा 5वां भाग, महासागर पार करने की बायोमैकेनिक्स, महासागर नेविगेशन की व्यावहारिक वास्तविकता। लंका तक की वो महान यात्रा कोई जादुई उड़ान नहीं थी, बल्कि शारीरिक रूप से एक बेहद चुनौतीपूर्ण समुद्री नेविगेशन था। वाल्मीकि जी ने समुद्र पार करने की तकनीक का जो वर्णन किया है, उसे अगर आप ध्यान से देखें तो वो आधुनिक तैराकी के बटरफ्लाई स्ट्रोक का बिल्कुल सटीक विवरण है। दोनों बाहों को हवा में बाहर फेंकना, पानी को पीछे धकेलना, पैरों से किक मारना, सिर को पानी में नीचे डालना और फिर सांस लेने के लिए बाहर आना। ये साफ तौर पर साबित करता है कि यह एक कठिन लंबी दूरी की तैराकी थी, न कि आसमान में कोई जादुई उड़ान। तो फिर अब सवाल ये है कि ये हवा में उड़ने का विचार आखिर आया कहाँ से? मूल पाठ की एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक पंक्ति इसका उत्तर देती है। पाठ में वर्णन है कि हनुमान जी की छलांग के बल से पेड़ हिले और उनके फूल टूटकर समुद्र के पानी पर गिर गए। वो फूलों से ढका हुआ विशाल समुद्र ऐसा लग रहा था मानो कोई तारों भरा आकाश हो। बस इसी एक काव्यात्मक उपमा ने बाद की पीढ़ियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हनुमान जी असल में आसमान में तारों के बीच उड़ रहे थे, जबकि वे पानी में तैर रहे थे। रास्ते में आई बाधाओं का यथार्थवादी चित्रण भी उतना ही हैरान करने वाला है। समुद्र में सिंघिका नामक एक राक्षसी का उल्लेख आता है। अगर उस क्षेत्र के वास्तविक तटीय जीव विज्ञान को देखा जाए तो आज भी वहां खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर खारे पानी के मगरमच्छ या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े और खतरनाक शिकारी होते हैं। वो पौराणिक राक्षसी वास्तव में इसी विशालकाय समुद्री जीव का सटीक वर्णन थी, जिससे उन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान लड़ना पड़ा था। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है। यदि एक 14,000 साल पुराना पाठ आधुनिक वियतनाम की नदी, जापान के द्वीपों, मौसम विज्ञान के जलचक्र और तैराकी की बायोमैकेनिक्स का इतनी सटीकता से मानचित्रण कर सकता है, तो जरा सोचिए,
प्राचीन कविताओं और श्लोकों के भीतर आधुनिक विज्ञान के ऐसे और कौन-कौन से गहरे रहस्य छिपे होंगे जिन्हें अब तक हम केवल मिथक या कहानियां मानते आ रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस प्राचीन विज्ञान और भूगोल पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।